So yesterday we have done types of securitization. I hope you remember it was asset-based securities. We had two types of mortgage-backed securities. One was residential and other was commercial mortgage-backed securities. Another we had CDO, that is collateralized debt obligations. It is backed by corporate companies. It is loan given to corporate companies, and those loans are sold to SPVs, that is special purpose vehicle. And last we had future flow securitization. Future flow securitization means future rights are handed over to, future incomes are handed over to, sold to special purpose vehicle. So each type we discussed in detail. And we had also done the advantages yesterday. It was divided into two parts, to originator and to the investors. Okay, and today we are going to start with disadvantages. Disadvantages of securitization. See, lack of transparency, quite inexpensive, inaccurate risk assessment, loss of prepayment, investors bears risk, complex to handle. So these are the disadvantages. Let us discuss one by one in detail. Lack of transparency. Now see, there is not a complete information which is disclosed about the securitized bonds that is sold to the investors. Okay, assets that are included are not completely disclosed. In detail, the information is not given to the investors. Okay, तो ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं होती है जितना कि आप शेयर मार्केट से जो शेयर्स खरीदते हैं उसकी इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, इंफॉर्मेशन सारी की सारी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, इसको हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें। पहले बोरोवर है जो बैंक के पास जाता है, फिर बैंक एसपीवी को बेचते हैं, फिर एसपीवी मर्चेंट बैंकर से डील करता है, और फिर मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टर से डील करता है। तो थोड़ा मतलब मिक्स है ये, बहुत सारे पार्टीज इसमें एक साथ आकर डील करते हैं एक ही चीज़ पर, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्वाइट एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? बिकॉज देर आर पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन, दे विल चार्ज यू, दे विल चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ फीस। ओके, तो उसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है ये प्रोडक्ट। ऑलरेडी ये एक्सपेंसिव होता ही है, क्योंकि इसमें जो एसेट्स होती हैं वो मॉर्गेज एसेट्स होती हैं, और इनलिक्विड एसेट्स होती हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। इसीलिए जो सिक्योरिटीज़ की प्राइस होती है वो ऑलरेडी हाई होती है। उसके बाद अंडरराइटिंग की फीस, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, बहुत सारे ऐसे कमीशन चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं जो पार्टीज बीच में लेते हैं। That's why it becomes quite expensive. Next we have investor bears the risk. Who is ultimate risk bearer? The investor. Because अगर लॉस होगा तो एंड लॉस किनका होगा? इन्वेस्टर्स का। मतलब नॉन रीपेमेंट ऑफ द बोरोवर, अगर समझो फर्स्ट स्टेज पे जो बैंक का बोरोवर है, अगर उसने पे नहीं किया, तो एसपीवी का नुकसान, बैंक का नुकसान, मर्चेंट बैंकर का नुकसान, और अल्टीमेटली ये नुकसान किसको बियर करना पड़ता है? इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कैश रोटेट नहीं हुई है, कैश पहुंची नहीं है। तो जब कैश ही नहीं पहुंची है एसपीवी तक और मर्चेंट बैंकर तक, तो इन्वेस्टर तक कैसे पहुंचेगा? तो जो प्रॉफिट का नुकसान होता है, लॉस होता है, वो किसको बियर करना पड़ता है? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर। यस, इन्वेस्टर्स को। तो अल्टीमेट रिस्क बियरर कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स। इनएक्यूरेट रिस्क असेसमेंट, इसमें जो रिस्क की असेसमेंट होती है ना, अंदाजा जो लगाया जाता है रिस्क का, वो इनएक्यूरेट होता है, मतलब अंदाजे से लगाते हैं वो लोग, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट जो होती है, जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, और जो भी एसेट सिक्योरिटाइजेशन में डाली गई हैं, उन पे जो रिस्क को वैल्यू किया जाता है ना, डिटरमाइन किया जाता है रिस्क को, वो प्रोसेस में थोड़ी लूप होल्स भी हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लॉस फॉर द प्री पेमेंट, मतलब if the borrower pays off the sum earlier than the defined period, investor will not make superior gains on their investment value. अगर borrower ने प्री पेमेंट कर ली, मतलब बैड डेट्स
सॉरी बैड डेट्स नहीं, सॉरी, ड्यू डेट थी आपकी 5th को, लेकिन आपने पेमेंट कर ली 20 डेज पहले, ठीक है, 20 डेज पहले पे कर लिया, तो उसका जो अर्ली पेमेंट का जो इंटरेस्ट गेन होना चाहिए वो गेन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बोरोवर प्री पेमेंट करता है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बोरोवर को हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, या इन्वेस्टर को आगे चल के सुपीरियर गेन्स होंगे कि आपको कैश जो फ्लो आना था, इनकम कैश फ्लो आना था वो पहले आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो लॉस ऑफ प्री पेमेंट। तो ये सारे इश्यूज थे हमारे, सॉरी डिसएडवांटेजेस थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके इश्यूज इन सिक्योरिटाइजेशन। ना एसपीवी कौन होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, splits various assets in different types of securities according to their maturity dates, interest rates, risk and return, है ना, इन सब चीजों फैक्टर्स के ऊपर, इन सब फैक्टर पे अकॉर्डिंगली, इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, सारी एसेट्स को, जितनी भी एसेट्स हैं उनको स्प्लिट किया जाता है सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ये फैक्टर्स के ऊपर, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट रेट, रिटर्न्स, रिस्क, ठीक है। तो एसपीवी इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दे दे फेस सम इश्यूज, दे फेस सम प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करके भी आ सकता है, प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, या फिर ड्यूरिंग द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं? इश्यूज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, पे थ्रू सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट्स, प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट्स। क्या इश्यूज होते हैं? देखो, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पास थ्रू सर्टिफिकेट में जो पेमेंट रिसीव होती है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द एसेट्स सच एज हाउसिंग लोन, जो हाउस के लिए लोन दिया था मैंने आपको, अब वो मैंने हाउसिंग लोन एसपीवी को बेचा, अब एसपीवी इसकी पेमेंट कैसे रिसीव करेगा? फ्रॉम आउट ऑफ विच पेमेंट फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आर मेट एज एंड व्हेन दे आर ड्यू। मतलब एसपीवी को इसका पेमेंट कैसे मिलेगा? कब मिलेगा इसका पेमेंट? जैसे जैसे बोरोवर पेमेंट करेगा बैंक को, तब तब बैंक एसपीवी को पे करेगी। मीनवाइल एसपीवी का तो कैश ब्लॉक है ना, आपने समझा? पास थ्रू, पास मतलब बोरोवर पास पेमेंट करेगा बैंक को, और बैंक ये पेमेंट पास करेगी एसपीवी को। तो मीनवाइल, हाँ जी, तो मीनवाइल तो एसपीवी का जो कैश फ्लो है वो ब्लॉक हो गया ना, इसीलिए इसको बोला जाता है, यस, इसीलिए इसको बोला जाता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। अब क्लियर हुआ इसका मतलब क्या है? और ये प्रॉब्लम है, ये इशू है एक, जो एसपीवी को डील करना पड़ता है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है पे थ्रू सर्टिफिकेट्स। अब पे में क्या होता है? मैच्योरिटी डेट। अब पे में जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती है रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट की, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलती है। देखो, इन दिस केस मल्टीपल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट्स डिपेंडिंग अपॉन मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ वेरियस एसेट्स विल बी इशूड। मतलब आपको ऐसे एसेट्स इशू किए जाएंगे जिनकी अलग अलग मैच्योरिटी पैटर्न है, किसी का 3 साल की मैच्योरिटी पैटर्न होगा, पैटर्न में सॉरी, एक ये पैटर्न है जिसमें किसी एसेट का 3 साल मैच्योरिटी पीरियड होगा, किसी का 2 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड होगा, किसी का 6 मंथ भी हो सकता है, किसी का 5 इयर्स भी हो सकता है। अब आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं जब, तो 20 इयर्स का भी मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 इयर्स के बाद पेमेंट करेंगे, नहीं, एवरी ईयर आप 20 इयर्स तक पे करते रहते हैं, 20 इयर्स तक ईएमआई पे करते हैं, दैट इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 20 इयर्स तक तो ये कैश धीरे 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 आ रही है ना, तो ये एसेट्स है ना, मैच्योरिटी पैटर्न के हिसाब से ग्रुपिंग की जाती है ये एसेट्स की, और फिर इशू किया जाता है एसपीवी को, सो दैट एज एंड व्हेन द एसेट्स मैच्योर द रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड। मतलब एसपीवी भी इसको आगे इशू तब करेगा जब ये सारे एसेट्स मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से सारी पेमेंट मुझे मिल जाएगी, तब तक तो एसपीवी के लिए भी तो ब्लॉक हो रहा है ना मनी उसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस मैम। हाँ, पास में मतलब जब तक बोरोवर नहीं पे करता है तब तक बैंक नहीं पे कर सकती है एसपीवी को, पास नहीं कर सकती है। पेमेंट मतलब मैच्योरिटी डेट तक उनको रुकना पड़ता है, पेमेंट वाला डेट, पे मतलब पेमेंट वाला डेट, मैच्योरिटी डेट, ऐसे करके आप उसको
मतलब समझ सकते हैं। इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट्स, ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट दी जाती है, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास रखा जाता है। इंटरेस्ट फॉर दीज सर्टिफिकेट्स विल बी पेड एज पर द अर्निंग्स फ्रॉम दिस एसेट सिक्योरिटाइज्ड। इसमें से सिर्फ अर्निंग्स जो जो आपने अर्न किया उसमें से इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट्स इट। और प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या होता है? ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड ऑन द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द एसेट्स रियलाइज्ड। जितनी एसेट्स में से अमाउंट रियलाइज हुआ है ना, जो एसेट्स में से मुझे अमाउंट रियलाइज हुआ बेचने से, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ओनली दैट विल बी पेड, बाकी का पेमेंट नहीं मिलता। इसका नाम ही ऐसा है ना, देखो इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जाता है, अर्निंग्स का, जो अर्निंग्स आपने की वो उसका इंटरेस्ट, एंड इसमें से सिर्फ ओनली प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड। ओके, सो ये 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटाइजेशन एंड फैक्टरिंग। अभी आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश के फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के फॉर्म में। मुझे ऐसे मतलब ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने ये ऐसे लिखा है, आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सिक्योरिटाइजेशन इज सिमिलर टू फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। अभी मैं वर्ड सिमिलर यूज कर रही हूँ। सिमिलर का मतलब होता है अ फ्यू थिंग्स आर सेम but the rest of the things may be different, it can be different, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो दोनों के बीच में डिफरेंट है, इसीलिए तो वर्ड सिमिलर यूज किया है, नहीं तो वो कहता था सिक्योरिटाइजेशन इज एज सेम एज टू फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, ऐसा बोलता था, बट इट इज नॉट सेम, इट इज सिमिलर, ठीक है। सिमिलर बोला मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें चीजें सेम सेम है और थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी हैं, तो जो डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कौन सा सिमिलर है? सिक्योरिटाइजेशन किससे मैच करता है? फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स वाला। फैक्टरिंग 4 होते हैं ना, विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, याद है आपको? तो जो विदाउट रिकोर्स है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स सिक्योरिटाइजेशन से मैच करता है। सिक्योरिटाइजेशन, a loan mortgage company will have a long term borrowings in a receivables, जैसे बैंक, लोन मॉर्गेज कंपनी मतलब बैंक ही तो होती है जो आपको लोन देती है मॉर्गेज बेसिस पे, उनके पास लॉन्ग टर्म बोरोवर्स होते हैं, 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए भी आपके पास बोरोवर्स होते हैं। वो आपके रिसीवेबल्स हैं, वो आपके एसेट्स हैं, आपको पैसे मिलने वाले हैं, हु विल पे इन द इंस्टॉलमेंट्स। इन ऑर्डर टू अनब्लॉक दीज फंड्स, आपके पैसे तो ब्लॉक हैं 30 ईयर्स के लिए, तो कंपनी क्या करती है, बैंक क्या करती है, सेल दीज एसेट्स टू रिसीवेबल्स टू एसपीवीज एट अ डिस्काउंट रेट, वो आपको डिस्काउंट रेट पे बेच देंगे। अब वो एसपीवी क्या करेगा, इश्यू करेगा these receivables in the form of bonds, securities, etc. Bond holders are enticed to buy these bonds. अब जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको ये बॉन्ड्स खरीदकर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये होता है सिक्योरिटाइजेशन। ऑन द अदर हैंड फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स अनब्लॉकिंग द फंड्स रिमेनिंग इन द रिसीवेबल्स। यहाँ पे सारे के सारे रिसीवेबल्स आप बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसीवेबल्स में जितने रह गए हैं, जितने मेरे डेटर्स रह गए हैं उनको आप अनब्लॉक करने के लिए फैक्टर को बेचते हैं। बट इंस्टेड ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं इशू होते हैं, यहाँ पे फैक्टर कभी भी कंपनी को बॉन्ड्स नहीं देता है। कंपनी क्या करती है, आउटसोर्स करती है सारे रिसीवेबल्स। कंपनी आउटसोर्सेस दिस रिसीवेबल्स टू द फैक्टर एजेंसी एट अ डिस्काउंट। ओके, मतलब कंपनी क्या करती है, ये सारे रिसीवेबल्स ही बेच देती है कि आप देख लो, अभी ये डिस्काउंट पे मुझे पैसा दे दो, डिस्काउंट काट कर, और अभी आप देख लो इनमें से कैसे कैसे इसको रिकवर करना है। तो ये फैक्टर सीधा रिकवर करता है, इनको बॉन्ड्स में कन्वर्ट नहीं करता है कभी भी, सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, कभी भी ये रिसीवेबल्स को कन्वर्ट नहीं किया जाता है, वेरएज सिक्योरिटाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है फैक्टर, और ये जो सिक्योरिटाइजेशन फैक्टरिंग प्रोसेस शॉर्ट टर्म होता है, सिक्योरिटाइजेशन में लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग वगैरह, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, हाउस, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अच्छा, अब आगे देखो, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग डिपेंडिंग अपॉन हु टेक्स द रिस्क ऑफ दैट डेट्स।
है ना। हु टेक्स द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, वो अलग अलग टाइप होते हैं फैक्टरिंग के। तो मतलब विथ रिकोर्स में क्लाइंट रिस्क लेता है बैड डेट्स की, विदाउट रिकोर्स में क्लाइंट रिस्क नहीं लेता है बैड डेट्स की। तो जो विदाउट रिकोर्स होता है ना, उसमें क्लाइंट रिस्क नहीं लेकर पूरा फैक्टर रिस्क लेता है, सिक्योरिटाइजेशन के जैसा। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी की, ये था पहला पॉइंट, मतलब दोनों की मीनिंग में हमने डिफरेंशिएशन समझा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, फैक्टरिंग इज अ परचेज ऑफ ऑल द रिसीवेबल्स बुक डेट्स ऑफ द कंपनी एंड लिक्विडेट दीज रिसीवेबल्स टू मैनेज द कंपनीज कैश फ्लो एंड इज विथ और विदाउट रिकोर्स। ये विथ और विदाउट रिकोर्स, ये पॉइंट भी बना सकते हैं हम कि ये क्या खरीदते हैं, ये खरीदते हैं बुक डेट्स, और ये क्या खरीदते हैं, इलिक्विड एसेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, और ये खरीदते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। मतलब ये पॉइंट्स हम बना सकते हैं। आप बाद में ये रिकॉर्डिंग सुनकर वापस खुद से पॉइंट्स बना लेना। अभी मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग सुनकर आप बाद में पॉइंट्स बैठकर बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हम मीनिंग की बना ली, ये मीनिंग बता दिया, ये सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग ये होता है, फैक्टरिंग का मीनिंग ये होता है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाता, ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या परचेज किया जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज बुक डेट्स विच बिकम्स रिसीवेबल्स, और सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं, परचेजिंग ऑफ इलिक्विड एसेट्स illiquid asset. यस विच आर लॉन्ग टर्म एंड कन्वर्जन किया जाता है इनको लिक्विड एसेट्स में। ये आपकी हो गई थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आप लिख सकते हैं दिस इज विथ एंड विदाउट रिकोर्स, एंड सिक्योरिटाइजेशन इज ऑलवेज विदाउट Without रिकोर्स। recourse. Yes, it is for short duration factoring. It is for long duration securitization. आया समझ में। देखो, Yes, securitization ma'am. is a process to convert illiquid assets into liquid assets by converting long duration cash flows into short duration. तो common sense है, ये long duration के assets थे ना, तभी तो हम इनको short duration securities में convert कर रहे हैं। तो इसमें कन्वर्जन प्रोसेस नहीं होता है, ये एक और पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें कन्वर्जन प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन में, ठीक है। ये एक और ऐसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, वो तो मैं आपसे ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ, आप जैसे अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाए। देखो, दो हमने अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ी है, एक ये और एक ये, और कितनी सारी 6 पॉइंट्स तो ऐसे ही बैठे बैठे बन गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो अपन बना सकते हैं, आंसर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक और पॉइंट दी गई है, फैक्टरिंग कंप्राइजेस ऑफ सेलिंग कंपनी रिसीवेबल्स टू थर्ड पार्टी फॉर अ क्विकर पेमेंट। फैक्टरिंग कंप्राइजेस ऑफ सेलिंग टू कंपनीज रिसीवेबल टू थर्ड पार्टी। फैक्टरिंग क्या करता है, थर्ड पार्टी को ये बेचेगा सो दैट डिस्काउंट पे ये क्विकली पेमेंट किया जा सके। Whereas securitization involves converting longer duration cash flows into shorter duration cash flows, ठीक है। ये एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फैक्टरिंग इज डन फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड सिक्योरिटाइजेशन इज डन फॉर लॉन्गर टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब डेट रिसीवेबल, सॉरी बुक डेट्स, जैसे आपके डेटर्स, रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। वेयर सिक्योरिटाइजेशन लॉन्गर एसेट्स होती हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और जो illiquid assets है. हाँ बाकी सारी इलिक्विड एसेट्स। वेरी गुड, ठीक है। देखो कितनी सारी पॉइंट्स बन गई, 7 to 8 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन गई, है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, last part and then we are done with the chapter. Okay, so let us see quickly what are the features of securitization. Am I going fast? नहीं ना, No, ma'am. सही है ना। No, ma'am. अच्छा, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, No. डिफरेंशिएशन में कुछ No. डाउट है, डिफरेंस को मैंने थोड़ा स्पीड में ले लिया, No, ma'am. सही है ना, No. ओके गुड गुड। चलो फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। मार्केटेबिलिटी, म्यूट म्यूट एवरीबॉडी प्लीज म्यूट। फीचर्स देख लेते हैं, क्या है फीचर्स। पहला है मार्केटेबिलिटी। द वेरी पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू इंश्योर मार्केटेबिलिटी। दैट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर में इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आना, एसेट्स को लेकर आना, सो दैट यू कैन मार्केट, यू कैन ट्रेड, यू कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। देखो, एसेट्स बेचना, बड़ी बड़ी एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना बेचना इतना क्विकली पॉसिबल नहीं होता है, क्विकली उसमें से इतना कैश क्विकली निकालना पॉसिबल नहीं होता है।
मैं क्विकली वर्ड यूज कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कैश नहीं निकाल सकते उसमें से बेचकर। हाँ, बेचना है, कैश निकालना है उसमें से, लेकिन क्विकली करने के लिए हम उसको मार्केटेबिलिटी का फीचर लेकर आते हैं। मतलब उसको we ensure that these assets are to be converted in such type of instruments, in such type of securities, so that they are easily marketable. Easily marketable means quickly that can be bought and sold in the market. उसको बोलते हैं marketability. समझ में आ रहा है? इजीली बॉट एंड सोल्ड। अब लैंड एंड बिल्डिंग को इजीली खरीदना बेचना नहीं हो सकता, क्विकली नहीं हो सकता। वेरएज शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स को अगर आपने के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स, उसको आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है मार्केटेबिलिटी लेकर आना। ठीक है, नेक्स्ट मर्केंटेबल क्वालिटी। अब ये मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या है? मतलब सेलेबिलिटी, सेल। आप ऐसा प्रोडक्ट उसमें से निकालिए बनाकर सो दैट ये सेलेबल हो। समझ में आ रहा है? ये सेलेबल हो, मर्केंटेबल हो। मर्केंटेबल मतलब उसको आप बाय एंड सेल कर सकें। देखो, टू बी मार्केट एक्सेप्टेबल सिक्योरिटाइज्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑफ सेलेबल क्वालिटी। किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केटेबल बनाना चाहते हैं तो उसे आप इतना इजी बनाइए कि वो बेचना इजी हो जाए। उसमें आप वो क्वालिटीज डालिए जिसमें लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इन अ केस ऑफ फिजिकल गुड्स इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू मर्चेंट्स इन द नॉर्मल ट्रेड। ये नॉर्मल ट्रेड के लिए इतना इजी कर दो कि कोई भी इसको बाय एंड सेल करने को रेडी हो जाए, तभी तो ये कन्वर्ट किया जाता है ना। देखो, सिक्योरिटाइजेशन में बड़ी बड़ी एसेट्स को सिक्योरिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये सेलेबल हो जाए, इसमें क्वालिटी आ जाए सेल करने की। व्हेन अप्लाई टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट इट वुड मीन, अगर हम ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये केस मैकेंटेबल क्वालिटी, अगर हम ये क्वालिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या होता है? दैट फिनेंशियल कमिटमेंट एम्बोडाइड इन द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिक्योर टू द इन्वेस्टर सेटिस्फैक्शन। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप खरीदना चाहते हैं उनमें वो सारी क्वालिटीज एम्बोडाइड हो, मतलब इन बिल्ट हो, उनके साथ जुड़ी हुई हो, सारी क्वालिटीज जुड़ी हुई हो जो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को, डिजायर्स को सेटिस्फाई करती हैं, तभी तो वो बेच पाएंगे ना आप। अगर वो सारी क्वालिटीज ही नहीं होंगी जो इन्वेस्टर्स की नीड को सेटिस्फाई करती हैं, तो आप वो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? बेचने के लिए तो वो इंस्ट्रूमेंट में वो सारी क्वालिटीज, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होनी चाहिए, एम्बोडाइड होनी चाहिए, मतलब वो जुड़े होने चाहिए वो सारे कमिटमेंट्स जिसमें इन्वेस्टर्स के नीड, वांट्स सेटिस्फाई हो। To the investor, satisfaction is a relative term and therefore originator of the securitized instrument secure the investment based to the needs of the investor। क्योंकि देखो ये रिलेटिव टर्म है, मतलब इन्वेस्टर का जो सेटिस्फेक्शन है ये रिलेटिव टर्म है। मतलब उन सबके कुछ वांट्स है कि मुझे इसमें से रिटर्न्स चाहिए, गुड रिटर्न्स, तब तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिनेटर का काम है, बैंक, मतलब यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से बैंक, ओरिजिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इंस्ट्रूमेंट को सिक्योर करके रखिए, बैड डेट्स होने के चांसेस ही नहीं आने दीजिए। इतना सिक्योर होना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट सो दैट इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, उनके नीड सेटिस्फाई हो, मतलब सारे के सारे रिटर्न्स, उनको अच्छे खासे रिटर्न्स फेच होने चाहिए, तब तो आगे चल के ये चलेगा ना, नहीं तो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये प्रोडक्ट है ना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली टू द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन which the originator would like to achieve is based on comparative analysis of the cost and the benefit that would achieve wider distribution leads to the cost benefit। इतना आप ये प्रोडक्ट को इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सो दैट इसका जो रिकवरी है ना फास्ट हो जाए, इसका जो कैश फ्लो है ना वो फास्ट हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट्स होने चाहिए मुझे। ठीक है, मार्केटेबल, लोअर मार्केटेबल होना चाहिए सो दैट आप कस्टमर के नीड्स, उनके रिस्क, उनके रिटर्न्स पोर्टफोलियो के हिसाब से मैच करते हुए आप उनको सर्विसेज दे सकें। ठीक है, एंड लास्ट वन इज
कमोडिटीटाइजेशन मतलब इसको ऐसे आप कन्वर्ट कीजिए, ऐसे प्रोसेस में लेकर आइए सिक्योरिटाइजेशन को, सो दैट ये कमोडिटी एज अ टाइप ऑफ कमोडिटी बन जाए, फाइनेंशियल कमोडिटी। मतलब सिक्योरिटीज में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये फाइनेंशियल कमोडिटी बन जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये कमोडिटी नहीं है, ये बेचा तो नहीं जा सकता इतना इजीली, उसमें से इतना इजीली लिक्विड प्रोडक्ट नहीं है ना ये सारे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, इलिक्विड, मतलब इलिक्विड एसेट्स होते हैं, उनको इजी करने के लिए हम कमोडिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हम सेकेंडरी मार्केट में डील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में लेके आते हैं, कैपिटल मार्केट में से सेकेंडरी मार्केट पर लेकर आते हैं। कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म, वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल मार्केट में होती है। ठीक है, तो ये सारे इलिक्विड एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। Thus, the result of every securitization process, whatever might be the area to which it is applied, कोई भी एरिया रहने दो ना, किसी भी एरिया में रहने दो, चाहे बैंकिंग फील्ड में रहने दो, चाहे इंश्योरेंस फील्ड में रहने दो, किसी भी एरिया में रहने दो, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है, इज टू क्रिएट सर्टेन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी प्लेस्ड इन द मार्केट। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया जाए इसको, सो दैट इट कैन बी प्लेस्ड bought placed in the market which can be easily bought and sold. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कमोडिटाइजेशन। ओके, so we are done with the chapter. So now it's your chance to say, and I mean to ask any doubts if you have any. कोई है doubts अभी तक तो आप पूछिए, otherwise we are done with the chapter. But still you have to revise, हाँ, ठीक है, डाउट्स नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर। कुछ डाउट्स होंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं।